वॉरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में जो है क्वाइंस के बारे में, क्वाइंस और जो है मृत भांडों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की क्लास में जो है इतिहास के जानने के स्रोतों का जो अध्ययन चल रहा था उसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक स्रोत के अन्य जो प्रमुख सोपान हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं उनमें से हम लोगों ने कल पढ़ा था सिक्के, है ना। सिक्कों के बारे में पढ़ा था। और जो दूसरा प्रमुख होता है जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सिक्कों के बारे में और आज हम लोग थोड़ा सा अभिलेखों के बारे में भी जान लेते हैं। और प्रमुख रूप से तो आज हम जानेंगे जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से। तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख वे होते हैं जो हम लोग जो है मतलब जिन संदेशों को हम लोग स्थायी रूप से किसी पत्थर में लिख देते हैं, जिनका मतलब प्रभाव ज़्यादा समय तक रहे, जो जल्दी ना खराब हो, उनको लिखने के लिए हम लोग अभिलेखों का प्रयोग करते थे ना। तो उस समय भी राजा लोग अभिलेखों का प्रयोग करते थे। तो ये पत्थर पे लिखे जाते हैं। सिक्कों का हम लोग पढ़ चुके हैं। सिक्कों के बारे में काफ़ी आपको जानकारी है। सिक्के को अध्ययन क्यों क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है ना। तो उसके बाद आज हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्य के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम साहित्य के स्रोत को देखते हैं। इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो जो पहला वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाएगा? एक तो आपका हो जाता है धार्मिक, है ना। पहला हो जाएगा धार्मिक और दूसरा हो जाता है अधार्मिक। धार्मिक और अधार्मिक, धार्मिक स्रोतों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। तो धार्मिक को दो भागों में बांटेंगे। एक तो हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य, एक हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य और दूसरा हो जाता है गैर ब्राह्मण, है ना, गैर ब्राह्मण साहित्य। और इसी में ही हम एक चीज़ और ले लेते हैं। जो विदेशी यात्री आए थे हमारे देश में, उनके विवरण के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। उनके माध्यम से हम लोग जो है विदेशी यात्रियों का जो विवरण होता है उसके माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इनको क्रम से। तो देख लेते हैं विदेशी जो यात्री हमारे देश में आए हैं उनमें से, या जिन्होंने भारत के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है का विवरण किन किन मतलब ऐतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से हमें मिलता है। तो एक पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ये किसके द्वारा लिखी जाती है? हिस्टोरिका, है ना। तो हिस्टोरिका लिखी जाती हेरोडोटस के द्वारा, है ना। हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका पुस्तक लिखी जाती। इसमें भी जो है वो भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें इस किताब में भी मिल जाती है, हिस्टोरिका, है ना। यच से हेरोडोटस, और हेरोडोटस को ही भारत मतलब इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। एक और किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, है ना। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, इरीथियन सी। इस पुस्तक के लेखक कोई अज्ञात व्यक्ति हैं, कोई यूनानी व्यक्ति हैं जो अज्ञात है ना। इसके माध्यम से भारत के भूगोल और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके लेखक जो है एनोनिमस हैं, यानी अज्ञात लेखक हैं। कहीं कहीं किताबों में आपको मिल जाता पेरिप्लस इसके राइटर है ना। कुछ किताबों में मिल जाता कि इस किताब के लेखक पेरिप्लस ही हैं। तो मोस्ट किताबों में यही मिलेगा कि इसके लेखक जो है अज्ञात हैं। इससे हमें भारत के भूगोल और इतिहास दोनों की जानकारी मिल जाती है ना। इसमें हमें जो है सर्वाधिक जानकारी इसी के माध्यम से मिलती है भारत के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक किताब है, आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी का। ये किताब बताओ किसके द्वारा लिखी जाती है? टालमी के द्वारा, है ना। तो टालमी इस किताब में काफ़ी कुछ बताते हैं। और सबसे पहले इसी किताब में ये बताते हैं टालमी महोदय कि जो पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है ना, जो कि हजारों साल तक इनके द्वारा दिए गए इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त होती है। बाद में जाके जो है भारत में आर्यभट्ट और, है ना, इन लोगों के माध्यम से, और हाँ, केपलर के ग्रहों संबंधी गति के नियम जब दिए जाते हैं तो उसके बाद जो है टालमी का ये सिद्धांत जो है फेल हो जाता है ना। फिर बाद में पता चलता है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है चक्कर लगाती सूर्य के चारों ओर। पहले ये वाला बहुत दिनों तक इनकी बात को मान्यता प्राप्त हो जाती है ना। उसके बाद एक यात्री आया था, मार्को पोलो, है ना।
मार्को पोलो इटली का यात्री था। मार्को पोलो पहुंचता कहाँ पे है? मार्को पोलो, मार्को पोलो इटली का यात्री है और ये जाता है चीन की यात्रा करता है ना, चीन की यात्रा करता है। और इस चीन की यात्रा के दौरान ये भारत भी आता है। भारत जब ये आता है उस समय दक्षिण भारत में पांड्य राज्य चल रहा था, वहां पे एक बार आया था मार्को पोलो। तो मार्को पोलो की भी यात्रा वृत्तांत से भारत के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल जाती है, उस समय के भारत के समाज के बारे में जो है मार्को पोलो बताते हैं, है ना। और सर्वाधिक जानकारी हमें एक यूनानी लेखक थे मेगास्थनीज, है ना, यूनानी लेखक थे एक मेगास्थनीज थे। तो मेगास्थनीज जब भारत आते हैं तो उन्होंने हाँ, ये आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आते हैं। आपको पता होगा जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत में शासन कर रहा होता है तो उसके पहले जब घनानंद का शासन था तो घनानंद के शासन के समय में घनानंद सिकंदर का समकालीन होता है ना। तो जब सिकंदर भारत में इन्हीं, ये जो आपने लेखकों के बारे में आपने अभी पढ़ा कुछ, है ना, विदेशी राइटर्स थे, इन्हीं के लेखनों के माध्यम से पता चलता है कि भारत बहुत ज़्यादा संपन्न है, बहुत धनी राष्ट्र है ना। तो जब सिकंदर भारत में धन लूटने के उद्देश्य से भारत आता है, उसके पहले वो इराक, ईरान, रोम आदि की सभ्यताओं पर अपना शासन स्थापित कर चुका होता है ना। जब वो भारत आता है, आने का प्लान कर रहा होता है, तो ये इन्हीं के लेखनों के माध्यम से पता चलता है। तो उसके साथ जब वो भारत आता है तो पहले वो आम्भी, है ना, एक राजवंश होता है आम्भी, और दूसरा होता है पोरस का पुरु राजवंश। हाँ, तो पहले आम्भी पर अटैक करता है, आम्भी के राजा को पराजित करके उसको अपने मिला लेता है, उसके बाद पुरु को भी हरा देता है ना। तो जब पुरु को हरा देता है तो वहाँ पे एक भ्रांति चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत में होता है, शिष्य होता है, किसका होता है? चाणक्य का होता है। तो चाणक्य ये भ्रांति फैला देता है कि जो भी ये इस नदी को पार करेगा, वितस्ता नदी को पार करके जो भारत में, यानी व्यास नदी को जो पार, वितस्ता किसको कहा जाता है? झेलम नदी को कहा जाता है। जो लोग इसको पार करके भारत की तरफ प्रवेश करेंगे तो उनको क्या हो जाएगी? तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी और उनकी सारों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, है ना। ये एक भ्रांति फैला देता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो सिकंदर महान होता है, उसकी सेना यहाँ इतनी लंबी यात्रा करके आई थी और बहुत सारे युद्ध उसने लड़े थे, तो वो थक भी जाती है। तो वो भारत में आने के बारे में सोचते, मना करते अपने राजा से। लेकिन सिकंदर महान तो विश्व विजेता बनना था, है ना, भारत में अपना शासन स्थापित करना था, भारत में लूटमार करनी थी। तो वो अपनी सेना को जबरदस्ती कहता था कि भारत में चलते हैं, है ना। तो इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, है ना, जब उनको इस बारे में जानकारी, चूंकि वो तक्षशिला का ही शिक्षक था, उसे जब पता चलता है तो वो चला जाता है घनानंद के दरबार में पहुंचता है। और क्योंकि उसकी शकल जो है काफी, मतलब वो उसकी शकल काफी कुरूप थी, तो उसकी शकल का मजाक उड़ाता है। और उसकी चोटियां, आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, बीच में केवल चोटियां रखते हैं ना, एंटीना का काम करे ताकि, तो चोटियां रखते हैं, तो उसकी चोटियां पकड़कर खींचता है और उनकी चोटियां का तथा उनकी शक्ल का मजाक उड़ाता है घनानंद। तो चूंकि जो विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था, वो भारत को विदेशी आक्रमण से, उसका पहला उद्देश्य तो उसे बचाना था और दूसरा उद्देश्य उसका था कि किसी प्रकार भारत की सुरक्षा प्रदान की जाए और अपने जो उसका अपमान हुआ था उसका बदला लेना था। तो जब ये वापस जाता है तो वहां इसका जो सबसे प्रिय शिष्य होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको इसने बचपन से ही, मतलब जहर का प्याला पिला पिला करके बड़ा किया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को अगर कोई सांप वगैरह भी काट ले या बाइट कर ले तो इसको जो है जहर का असर नहीं होने वाला था, इतना इसको मजबूत बना रखा था। तो ये क्या करता है, वही विष्णुगुप्त, ये जो है मैसेज भेज देता है उधर, एक मतलब समाचार, एक प्रकार से एक झूठी बात फैला देता है कि जो कोई इस नदी को पार करके भारत में आएगा वो क्या हो जाएगा? बीमार होकर वहाँ वो सेना या वो लोग मर जाएंगे, है ना। और फिर क्या करता है, उसी की सेना में चंद्रगुप्त मौर्य को भी भर्ती करा देता है, चंद्रगुप्त की उसमें भर्ती हो जाता है। और उसके बाद जो लोग क्या करते थे, ट्राई करते थे उस नदी को पार करने की या नदी क्रॉस करने की, जो क्रॉस करते थे, क्योंकि सिकंदर महान कोशिश कर रहा था ना कि कोई जाके देखे कि ये बात सही है झूठ है ना। तो जो ट्राई करता था चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथी, उसके खाने में चुपके चुपके से जहर मिला देते थे। और ये आपको पता है विष्णुगुप्त क्या था? जहर का बहुत बड़ा जानकार था विष्णुगुप्त जो है। हाँ, विष्णुगुप्त जो है जहर का जानकार था ना। इसको जो विश्व विज्ञानी इसे कह सकते हो आप, विश्व विज्ञान का इसे बहुत ज्यादा जानकारी थी इसके पास।
अब एक पॉइंट पे आते हैं ना। अभी क्या है, इसको विष को जानकारी थी तो ये क्या कर देता है, इसके बाद ऐसे ऐसे विष दे कि आज दे तो 4 दिन बाद आदमी मर जाए, ऐसे ऐसे इसको जानकारी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य सभी को क्या थोड़ी सी मात्रा दे दे, आदमी जो उधर जाता था उसी को चिन्हित कर लेता था, जहर दे देता था, तो वो क्या हो जाता, उतने दिनों बाद आदमी मर जाता था। तो ये एकदम से भ्रांत, एकदम सच साबित होने लगी कि जो भी क्रॉस करेगा वो मर जाएगा। तो इसकी सेना यहाँ इंडिया में आने से डरने लगी, है ना। लेकिन इसके 2 सेनापति होते हैं, एक होता है निर्याकस, है ना, निर्याकस तो भ्रांति के जाल में फंस जाता है और वो क्या कहता है, वापस चला जाता है। लेकिन इसका एक सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ये क्या करेगा, ये जो है ये समझ जाता है कि ये सब मामला जो है ये ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। तो ये जो है इस बात पे भरोसा नहीं करता और बाद में ये क्या करता है, भारत में आक्रमण करता है, जिसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। तो इसकी एक बेटी होती है हेलेना, इसकी एक बेटी होती है हेलेना होती है। तो हेलेना का जब चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह होता है, इसका दूसरा नाम कार्नेलिया भी था, है ना, कार्नेलिया भी था। जब इसका विवाह हो जाता है तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेगास्थनीज को जो है सेल्यूकस निकेटर केवल और केवल इनकी देखभाल के लिए, की जानकारी लेने के लिए भेजता है कि हमारी बेटी सही सलामत है या नहीं है ना। तो मेगास्थनीज जब भारत आएगा तो वो भारत के समाज के बारे में वर्णन करता है अपने किताब में। उस किताब का नाम आपको पता है क्या है, इंडिका, है ना। उस किताब का नाम है इंडिका। तो इंडिका से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे भारत में क्या था उस समय, भारत 7 वर्गों में विभाजित था, है ना, 7 वर्गों में विभाजित था, योद्धा वर्ग, मजदूर वर्ग, है ना, श्रमिक वर्ग, इस तरह जो है इसने समाज को विभाजित कर दिया था, है ना, अपने लेख में। ठीक है, उसके बाद एक और आते हैं। हाँ, एक किताब आपको पता है मनुस्मृति के बारे में, आप जानते ही हैं मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी जाती है ना। हाँ, मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी जाती है। ये किताब जो है दुनिया की ऐसी पहली किताब है ना। ये लिखी जाती है किस काल में, गुप्त काल में लिखी जाती है ना मनुस्मृति। तो आपने स्मृतियों में भी इसको पढ़ा था, है ना। तो ये दुनिया की पहली किताब है जिससे हमें विधि के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, विधि के बारे में। दुनिया में सबसे पहली बार ऐसी किताब लिखी गई थी जिसमें कानून के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया था। तो ये मनुस्मृति है, ये मनु के द्वारा लिखी जाती। इसके माध्यम से हमें उस समय कैसा सोसाइटी था और किस प्रकार से लोगों को दंडित किया जाता था, किस, है ना, कानून व्यवस्था, और किस प्रकार से समाज को संचालित करने की व्यवस्था थी, इन सब बारे में इस किताब में मिल जाता है मनुस्मृति में, है ना। ठीक है, इसमें आप सबका देख रहे हो, इसमें किसी एक वंश की किताब के समय की बात नहीं इसमें हम लोग कर रहे हैं, इसमें सारे साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद एक किताब आप देखते हैं, कौन सी किताब है, अर्थशास्त्र, है ना। ये अर्थशास्त्र लिखी जाती कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा, है ना, या विष्णुगुप्त के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी जाती। ये अर्थशास्त्र यानी, है ना, ये किताब किस पर डिपेंड करती है, ये राजनीति पर डिपेंड है ना, राजनीति में। और इसमें जो है सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है ना, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है राजनीति शास्त्र में। सप्तांग सिद्धांत कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये सप्तांग सिद्धांत क्या होता है ना। तो सप्तांग सिद्धांत होता है राज्य के जो प्रमुख अंग होते हैं और राज्य को किस तरह चलाया जाएगा, राज्य का जो हेड होगा या कौन, मतलब अमात्य का क्या रोल होगा, इन सारी चीज़ों को इस किताब में बताया गया है ना। ये किताब किस काल की है, मौर्य काल की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किताब लिखी जाती है। एक और यात्री भारत आता है जिसका नाम होता है फाक्यूकी, है ना, फाक्यूकी, है ना, फाक्यूकी, या इसका दूसरा नाम है फायान, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, फायान। ये क्या, कहाँ से आया था भारत, ये एक प्रकार से चीनी यात्री था, ये भारत आता है फाक्यूकी, है ना। हाँ, ये आता किसके काल में, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय वही है जो गुप्त काल के हैं, जिन्हें, हाँ, गुप्त संवत चलाए, इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, विक्रमादित्य। तो इसका जो दूसरा नाम था वो क्या था, फायान था। क्या था, फायान था, है ना। हाँ, फाक्यूकी भी इसी का नाम है और फायान भी इसी का नाम है।
तो ज्यादातर तो यही प्रश्न आ जाता है कि ये फायन आया किसके काल में था। तो किसके काल में आया था ये? चंद्रगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे? अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं, चांदी के शुद्ध सिक्के चलवाए थे। हाँ, चांदी के। और समुद्रगुप्त के समय में मयूर वाले चलाए थे। हाँ सुनो तो, स्कंदगुप्त के समय में क्या हुआ था, सोने के जो सिक्के थे, है ना, उनमें क्या हो गई थी, इम्प्योरिटी हो गई थी, है ना। इम्प्योरिटी हो जाती, उसके बाद चांदी के सिक्के चल जाते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलेंगे ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आएंगे समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के समय में क्या हो जाएगा, वही मयूर शैली के सिक्के चलेंगे। हाँ, मयूर शैली के सिक्के चल जाएंगे। चलिए अब देखेंगे हम सी युकी, क्या नाम है अगले अगले यात्री का? सी युकी। इनका दूसरा नाम क्या है? इन्हीं को ह्वेनसांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्वेनसांग। ये भारत में आता है, किस काम के लिए आता है? पढ़ाई करने के उद्देश्य से आता है ना। पहले नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड का दर्जा प्राप्त था, इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कह सकते हो ना। वैसे ये ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है ना। नाम था, है ना। ये ह्वेनसांग भारत आएंगे, और ये कहाँ पे आते हैं? नालंदा में पढ़ाई करने के उद्देश्य से आते हैं। कहाँ पे आते हैं? नालंदा में पढ़ाई करने के उद्देश्य से आते हैं। और पहले क्या करते हैं, ये नालंदा में पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद भी नालंदा विश्वविद्यालय में टीचर बन जाते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं। तो ये किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे, है ना। हर्षवर्धन के काल में इनका आगमन होता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है? नीति का पंडित कहा जाता है। बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान हो जाता है, जानकार हो जाता है, इसे नीति का पंडित क्या कहा जाएगा? नीति का पंडित भी इसे ही कहा जाता है ना, नीति का पंडित, या यात्रियों का राजकुमार इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? यात्रियों का राजकुमार। भारत में तमाम तरह के राजकुमार होते थे, अब यात्रियों का राजकुमार आ गया। ये क्या था? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, है ना। और ये पढ़ाई करने कहाँ आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। बाद में क्या होता है, इसी विश्वविद्यालय में क्या हो जाता है, ये शिक्षक बन जाता है ना। उसके बाद हम देखेंगे किस, अब कौन सा काल होता है, मुस्लिम काल भी के भी कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं मुस्लिम काल में ना। तो मुस्लिमों के समय में एक व्यक्ति आता है अल-बरूनी, है ना। हाँ, गजनवी के साथ आता है अल-बरूनी। अल-बरूनी, तो ये कौन सी किताब लिखेगा? किताबुल हिंद, है ना। अल-बरूनी के समय में आएगा किताबुल हिंद, है ना। किताबुल हिंद में क्या बताया जाता है? हाँ, इस किताब में जो है भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है ना। भारत के भूगोल के बारे में इसमें बताया जाता है ना। और इसी में ही मौसम के बारे में बता दिया जाता है ना। एक और नाम है रज्जाक आता है ना, रज्जाक, और इब्न बतूता आता है। तो इब्न बतूता की किताब होती है, उसका नाम क्या होता है? इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता की किताब का नाम होता है रिहला। अगर आपसे पूछ लिया रिहला किस भाषा में लिखी गई थी, तो अरबी भाषा में, है ना। किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। इसमें जो है भारत में डाक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? भारत की डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता किताब में बताया जाता है। ये हो जाता है ना। अच्छा, एक यात्री हम लोगों ने विदेशियों में कोई छूटा तो नहीं है? हाँ, हो गया। इब्न बतूता रिहला, इसमें डाक व्यवस्था के बारे में बताया जाता है। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो बताते हैं कि पहले भारत में डाक व्यवस्था काफी मतलब सक्षम थे। उसमें ये होता था कि तेज दौड़ने वाले घोड़े होते थे, तो उनका एक मतलब एक एरिया दे दिया गया था कि इतनी दूर वो डाक ले जाएंगे, उसके बाद वो ले जाएंगे, उसके बाद वो ले जाएंगे। तो क्या होता था, इधर आपको मिली तो आप दौड़ते हुए घंटी बजाते हुए जाएंगे, दूसरे को इंडिकेट करेंगे, तब तक वो दूसरा आ जाएगा, फिर आप उसको पकड़ा देंगे, फिर वो पर्चा आगे बढ़ा देगा। इस तरह भारत में डाक व्यवस्था पहले मुगल काल में मतलब सल्तनत काल में चलती थी।
तो ये बात बताई गई थी इब्न बतूता के द्वारा में, रेहला किताब में। और इब्न बतूता आया कहाँ से था? मोरक्को से आया था। बताओ मोरक्को से, मोरक्को कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका, है ना। ठीक। अब ये हो गए विदेशी यात्री, कुछ हो गए, है ना। एक यात्री था इत्सिंग। इत्सिंग कहाँ से आया था? इत्सिंग नाम तो चीनी लग रहा है ना, तो ये चीन से ही आया था। कहाँ से आया था? चीन से आया था। इत्सिंग चीन से आया था। जब ये भारत आया था तो इसने क्या किया था, जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक था, है ना, तो त्रिपिटक की कॉपी लेके गया था। मतलब इसने यहाँ आया और उसके बाद पहले फोटोकॉपी तो होती नहीं थी, उसने त्रिपिटक उठाया, उसके 400 पन्ने लिखे, 400 कॉपी बनाई, है ना। 400 कॉपी इसने मतलब लिखा के लेके गया था चीन में ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिपिटक की 400 कॉपियां चीन लेकर गया था, है ना। तो ये जो है इत्सिंग जब भारत आया था, इसने जो है 400 फोटो कॉपी जो है अपने देश लेकर गया था चीन, है ना। तो ये था। अरे सब साथ में मिलके लिखे होंगे, इतनी ज्यादा कौन लिखेगा ना। 400 कॉपियां, एक कॉपी में कितने पेज होंगे, फिर 400 कॉपियां उसने लिखी। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे ना। तो कुछ साहित्य हम लोग देख लेते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य, है ना। तो जैन साहित्य क्या है? एक प्रकार से नास्तिक संप्रदाय, अधार्मिक संप्रदाय में तो आएगा नहीं, ये धार्मिक ही आएगा, लेकिन धार्मिक में ही एक ब्राह्मण और दूसरा क्या है, गैर ब्राह्मण। तो ये गैर ब्राह्मण में धर्म आ जाता है जैन। तो इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई है ना। तो आपको पता है इनकी किताबें हैं, जैसे कि कुछ किताबें आपको मिलेंगी 12 अंग, है ना, 12 उपांग, है ना, और क्या है 14 पूर्वा, है ना। 14 पूर्वा में क्या दिया गया है प्रीति? तो 14 पूर्वा में बताया गया है कि जो जैन धर्म के ये गुरु थे, है ना, 14 पूर्व में इनके उपदेशों का वर्णन है ना। 14 पूर्व में किसका वर्णन है? उपदेश का वर्णन। इन्होंने क्या उपदेश दिए थे उसका वर्णन देखने को मिलता है 14 पूर्व में। 12 अंग, 12 उपांग और 14 पूर्व किसकी किताबें हैं? जैन साहित्य है। इनकी एक किताब है भगवती सूत्र, है ना। भगवती सूत्र भी इनकी एक किताब है। तो भगवती सूत्र में आपको पता है 16 महाजनपदों का वर्णन मिल जाता है ना। कितने? 16 महाजनपदों का। अगर बौद्ध ग्रंथ में देखोगे तो अंगुत्तर निकाय में, तो इसमें मिल जाएगा 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है इस किताब में। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलेगा भगवती सूत्र में, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैन साहित्य की भाषा क्या थी, तो क्या बताएंगे? प्राकृत भाषा थी, है ना। भाषा अगर आपसे पूछा जाता तो कौन सी भाषा हो जाएगी? प्राकृत भाषा। इस समय भाषा चलती थी प्राकृत, है ना। हाँ, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, ये भी लिखो, सही कहा आपने। जैन साहित्य को क्या कहा जाएगा? आगम कहा जाएगा। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाएगा। और जैनों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। इनके जो साहित्य हैं वो 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, है ना। और हाँ, और एक किताब और इनकी आचारांग सूत्र, है ना। क्या है? आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र, ये इनकी किताबें थी इस धर्म से संबंधित, है ना। कुछ और आपको मिलेंगे, आप अपने से ऐड करते रहना। अब डिलीट करें इसे। अब बौद्धों से जुड़ी कुछ चीजें जानते हैं। बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म की भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? इनकी भाषा क्या रही होगी? इनकी भाषा रही होगी पाली, है ना। पाली लैंग्वेज। पाली भाषा एक ऐसी भाषा थी जो सबसे ज्यादा सामान्य लोगों में बोली जाती थी ना। इस वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में ज्यादा आसानी रही, है ना। बहुत ज्यादा आसानी से इस धर्म का प्रचार प्रसार हो जाता है बौद्ध साहित्य का। तो इसमें आप देखेंगे
बौद्ध धर्म में सबसे पहले कौन सी किताब लिखी जाती है? सुत्त पिटक, है ना। क्या लिखा जाएगा? सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में आप जब बौद्ध धर्म में कोई प्रवेश करता है तो उसके बारे में प्रवेश की चर्चा की जाती है ना, कैसे प्रवेश किया जाना है, एडमिशन कैसे मिलेगा, है ना, यूनिवर्सिटी में, बौद्ध यूनिवर्सिटी में। तो क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक में प्रवेश की चर्चा। उसके बाद आ जाता है विनय पिटक, है ना, विनय पिटक। तो ये जो सुत्त पिटक और विनय पिटक होते, ये प्रथम संगीत सम्मेलन जब होता है अजातशत्रु के शासनकाल में, कौन अध्यक्षता करता है? अजातशत्रु तो वही रहेंगे ना, कौन करेगा? बताओ। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम, है ना। एक और कौन सी आ जाएगी? अभिधम्म पिटक। क्या हो जाएगी? नहीं, ये बाद में तीसरे में आ जाएगा ना। पहला हो जाएगा अजातशत्रु का, फिर कालाशोक का हो जाएगा, फिर अशोक का हो जाएगा। तो ये जो है अशोक के द्वारा के समय में जो संगीत सम्मेलन होता है उसमें इसका कलेक्शन हो जाता है ना। तो इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन इसमें मिलता है, बौद्ध दर्शन, है ना। किसका वर्णन मिलेगा? बौद्ध दर्शन का। इसमें विनय पिटक में संघ में मतलब क्या नियम कानून होंगे ना, इसमें नियमों के बारे में बताया गया है ना, नियमों की चर्चा है, ठीक है। और इसमें प्रवेश की चर्चा है। तो ये हो गया आपका सुत्त पिटक, फिर हो गया विनय पिटक, फिर हो गया अभिधम्म पिटक, है ना। ये तीन प्रमुख हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर देखें तो इनकी एक किताब है जिसका नाम है ललित विस्तार। क्या नाम है? ललित विस्तार, है ना। तो ललित विस्तार में जो है गौतम बुद्ध की जीवनी का वर्णन है। किसका? जीवनी का। ललित विस्तार में गौतम बुद्ध की जीवनी, है ना, गौतम बुद्ध की जीवनी, है ना, गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में इसमें बताया गया है ललित विस्तार में, ठीक है। और एक किताब आप देखेंगे लाइट ऑफ एशिया, है ना। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध के बारे में ही लिखी गई है। ये जो है ललित विस्तार का ही अनुवाद है, ट्रांसलेशन, है ना, है ना। तो ललित विस्तार का ट्रांसलेशन कौन सी किताब है? लाइट ऑफ एशिया, है ना, अर्नोल्ड के द्वारा लिखी जाती है ना। किसके द्वारा लिखी जाएगी? अर्नोल्ड की, अर्नोल्ड, इतना याद रखना है ना। तो लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है ना। हाँ, और कुछ किताबें इनकी और बहुत फेमस है। जातक, जातक कथा है। तो जातक कथा में बताओ क्या पता है, चलता है आपको? तो जातक कथा में जो है नीति कथाओं का वर्णन दिया जाता है और गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में चर्चा की गई है ना। तो इसमें नीति कथाओं का वर्णन है ना, नीति कथाओं का वर्णन है। और क्या इसमें दिया जाता है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का इसी में वर्णन देखने को मिल जाएगा, है ना। और ये कहानियां लगभग हैं कितनी? इसमें 1200 कहानियां हैं। कितनी हैं? 1200 कहानियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। कितनी कहानियां हो जाती हैं? 1200। तो बौद्ध धर्म के बारे में इनका जीवनी किसमें लिखी गई है? ललित विस्तार में, है ना। भाषा इनकी कौन सी है? पाली भाषा है। और इनके जो तीन प्रमुख पिटक हैं जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना। तो इसमें होगा प्रवेश की चर्चा, इसमें नियमों की चर्चा, इसमें क्या है? बौद्ध का दर्शन के बारे में बताया गया है ना। ये नोट कर लिया ना। याद करना है। ये हो जाते हैं। इनकी एक किताब और शायद है, हाँ, एक किताब और मिस हो रही, अंगुत्तर निकाय, है ना। तो वही नोट कर लेंगे, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ही किसके बारे में बताया गया है? 16 महाजनपदों के वर्णन है इसमें। 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का इसमें वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ये भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है ना।
ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी किताबें होंगी जो धर्म से संबंधित नहीं है ना? कौन कौन सी? अधार्मिक किताबें या लौकिक किताबें। अधार्मिक किताबें या लौकिक किताबें जिनमें क्या धर्म के बारे में नहीं बताया गया है, लौकिक पुस्तकें, है ना? तो कौन कौन सी वो किताबें हैं, पुस्तकें हैं? एक तो आपकी राजतरंगिणी हो जाएगी, राजतरंगिणी, है ना, जिसमें राजतरंगिणी में क्या दिखा है? हाँ, कल्हड़ की है। तो इसमें क्या क्या बता रही? हाँ, इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, कश्मीर का इतिहास इसमें आपको देखने को मिल जाएगा राजतरंगिणी में, है ना? और अर्थशास्त्र आपको पता है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, राजनीति के बारे में उसमें बताया गया है ना? एक किताब आपको मिल जाती अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये क्या है? कालिदास का नाटक। ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है ना, ये नाटक है, ये किसके द्वारा लिखी जाती है? कालिदास के द्वारा, है ना? कालिदास, कालिदास की गणना जो है बहुत महान कवियों में की जाती है ना। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। हाँ, ये खुद ही बहुत बड़े थे। हाँ, पहले भी थे, लेकिन क्या किया अंग्रेजों ने? भारत उल्टा कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भारत का पूरा इतिहास है उनकी एक शेल्फ में रखी किताब के बराबर है पूरा, है ना? मैकाले ने कह दिया, तो भारत के ज्ञान पर काफी कटाक्ष था उनके द्वारा किया गया, तो उन लोगों ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कह दिया, है ना? जबकि ये शेक्सपियर से बहुत ज्यादा आगे है। एक किताब और इनके द्वारा लिखी गई है, क्या नाम था उसका? हाँ, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, है ना? मालविकाग्निमित्रम, एक मालविका होती है, मालविकाग्निमित्रम, है ना? मालविकाग्निमित्रम, है ना? मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से नाटक है ना, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखी जाती है, कालिदास के द्वारा लिखी जाएगी। हाँ, और कुछ किताबें हैं, पंचतंत्र, क्या है? पंचतंत्र, ये भी एक प्रकार से धार्मिक किताब है ना? तो इसमें कहानियों का वर्णन मिलता है ना, नीति कथाएं हैं, ये लिखी जाती है विष्णु शर्मा के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा ये किताब लिखी जाएगी। कुछ किताबें और लिखा देते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक किताब है, ये धर्म वर्म से संबंधित नहीं, एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे ये किताब कभी पूछ लेते हैं, वार्तिक, है ना? कौन सी किताब है ये? वार्तिक। ये कात्यायन ऋषि द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाएगी? कात्यायन ऋषि द्वारा। इनकी कहानी आप पढ़ते हैं कात्यायन की, तो इनके द्वारा लिखी जाती है। ये व्याकरण पर लिखी गई किताब है, व्याकरण पर। एक और किताब पाणिनि के द्वारा लिखी गई, क्या नाम उसका? अष्टाध्यायी, है ना? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को व्याकरण की पहली किताब कहा जाता है। ये लिखी किसके द्वारा जाती है? पाणिनि, है ना? ये महापद्म नंद का मित्र था, पाणिनि जो था महापद्म नंद का मित्र था, पाणिनि के द्वारा लिखी जाती। ये भी व्याकरण, ये व्याकरण की पहली किताब है, चलो, है ना? ये बढ़िया रहेगा, व्याकरण की पहली किताब, पहली बुक। इसमें किस प्रकार का व्याकरण होगा? किस भाषा का? संस्कृत भाषा ना, तो ये भी संस्कृत भाषा का, है ना? एक है समरादित्य कथा, समरादित्य कथा ना, ये एक धार्मिक किताब है, इसे हमें जैन धर्म में लिखवाना चाहिए था, समरादित्य कथा। तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है ना, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये जो है जैनों के दर्शन के बारे में बताया गया है इस किताब में, जैनों के दर्शन के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। जैनों के दर्शन का वर्णन इस किताब में मिलेगा, समरादित्य कथा में, है ना? लाइट ऑफ एशिया पता है, एर्नॉल्ड के द्वारा लिखी गई ना, सर एडविन एर्नॉल्ड, सर एडविन एर्नॉल्ड, लाइट ऑफ एशिया। नुक्सा ए दिलकुशा पढ़ा है कभी? नुक्सा ए दिलकुशा, है ना? तो नुक्सा ए दिलकुशा
भीमसेन के द्वारा लिखी गई थी, नुक्सा ए दिल कुशा। ये किताब लिखी जाती भीमसेन के द्वारा, और ये भीमसेन जो थे, जब औरंगजेब का शासन भारत में था तो औरंगजेब क्या करता था, कुछ हिंदू लेखकों को इतिहास लिखने के लिए उसने जो है हायर कर रखा था। उन्हीं में से ये भीमसेन जी थे। इस किताब में जो है औरंगजेब के समय में दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन देखने को मिलेगा, नुक्सा दिल कुशा में। तो यहाँ लिख सकते हो दक्षिण भारत का इतिहास। इस किताब में क्या मिल जाएगा, दक्षिण भारत का इतिहास। नुक्सा ए दिल कुशा में दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन मिल जाता है। इंडियन ओपिनियन बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वो तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, वो छोड़ देते हैं, है ना। एक किताब है तिरुवासगम, तिरुवासगम, हाँ तिरुवासगम, तिरुवासगम, तिरुवासगम। ये किताब जो है दक्षिण भारत में ही चर्चित है। इसको लिखा है नैनार संतों ने। किसके द्वारा लिखी गई है, नैनार। अब आपसे पूछा जाता है अलवार संत और नैनार संतों के बारे में, तो आपको पता है अलवार संत किसकी प्रचार करेंगे, वैष्णव धर्म का, और जो नैनार होंगे वो किसका करेंगे, शैव का। तो 63 नैनार जो है शैव धर्म का प्रचार करेंगे और 18 अलवार वैष्णव धर्म के, है ना। एक अंडाल, एक महिला संत थी, वो क्या थी, अलवार थी, है ना, वो वैष्णव धर्म का प्रचार करती थी। एक किताब लिखी गई भावार्थ दीपिका, भावार्थ दीपिका। ये जो है भागवत गीता पर लिखा गया एक टीका है। ये जो भगवत गीता है उस पर लिखा गया टीका है, भगवत गीता, भगवत गीता पर लिखा गया एक टीका है। ये लिखा गया है संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। संत ज्ञानेश्वर कहाँ के थे, ये है महाराष्ट्र के ना, पश्चिमी भारत के। संत ज्ञानेश्वर दक्षिण में भी मान सकते हो ना। बाबरनामा एक किताब है, पता ही है आपको, किसकी बहन, ये बाबरनामा उनके द्वारा लिखी जाती है, बाबर के द्वारा ना। इसे ही तुझे के बाबरी कहा जाता है। और ध्यान में रखना है किस भाषा में लिखी गई थी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जबकि मुगल काल की ज्यादातर किताबें किस भाषा में, फारसी भाषा में। ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में, है ना। तहकीके हिंद किसके द्वारा लिखी जाती है, अल बरूनी के द्वारा, है ना, अल बरूनी। तहकीके हिंद, अल बरूनी, तहकीक ए हिंद, अल बरूनी। तहकीके हिंद लिखी जाती अल बरूनी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है असली वाला साहित्य पढ़ेंगे, वेदों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बस। वेद बताओ किसके द्वारा लिखे गए, वेद लिखे गए या संकलित किए गए, ठीक है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है ना। अपौरुषेय का मतलब क्या है, हाँ, जो पौरुष से परे हो, यानी पुरुषों के द्वारा लिखे ही नहीं गए, है ना, पौरुष से परे। तो वेद जो है भगवान द्वारा ही डायरेक्ट क्या किए गए, डिलीवर किए गए, है ना। इन्हें क्या किया जाता था, पहले याद करके मतलब रखा जाता था, इसीलिए इन्हें श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था, श्रुति साहित्य कहा जाता है। तो वेदों का संकलन सबसे पहले किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, द्वैपायन वेदव्यास। वो महाभारत वाले दूसरे, ये दूसरे। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा जो है वेदों का संकलन किया जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, वेदव्यास को संकलन करता। इन्हें क्या कहा जाएगा, संकलन करता। तो वेदों के संकलन करता कौन थे, महर्षि वेदव्यास, है ना। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। एक तो आपका हो जाता है ऋग्वेद, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। अथर्व वेद, 4 प्रकार के आपके पास हो गए वेद, है ना।
तो ये जो शुरुआत वाले हो गए, ये सबसे पहले लिखे गए थे, इन्हें इसीलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है ना, वेद त्रयी। तो पूछ लिया जाता है परीक्षा में, निम्नलिखित में वेद त्रयी में कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, है ना, और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग जो है आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।